स्वागत है प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर की एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने ट्रिपल सी से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा था। आज की इस वीडियो में हम उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 20 और प्रश्नों के साथ में उपस्थित हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय ऑनलाइन हमले का उदाहरण नहीं है। इसके लिए हम पहले समझ लेते हैं कि निष्क्रिय ऑनलाइन हमला आखिर होता क्या है। निष्क्रिय ऑनलाइन हमला एक प्रकार का सुरक्षा उल्लंघन होता है जिसमें जो अटैक करने वाला पर्सन होता है वो डेटा को बदलता नहीं है और ना ही उस पर कोई प्रभाव डालता है। वो बस संचार को मॉनिटर करता है, यानी कि देखता है, इंटरसेप्ट करता है और संवेदनशील जानकारियां चुराता है, जैसे कि पासवर्ड या किसी प्रकार का पर्सनल डेटा। अब इसमें से सभी दिए गए ऑप्शंस में से निष्क्रिय ऑनलाइन जो हमला है उसमें जो शामिल नहीं होता है वो है रिप्ले अटैक। और अब हम जान लेते हैं कि रिप्ले अटैक आखिरकार क्या होता है। रिप्ले अटैक जो होता है वो एक प्रकार का साइबर हमला होता है। हमलावर एक वैध डेटा ट्रांसमिशन को सुनता है, उसे दोबारा भेजता है और उसका जो उद्देश्य होता है वो प्राप्तकर्ता को धोखा दे करके संवेदनशील जानकारी को चुराना होता है। इसलिए जो रिप्ले अटैक है वो निष्क्रिय ऑनलाइन हमले में नहीं शामिल होता। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बैक स्पेस कुंजी दबाने से कर्सर के किस तरफ के अक्षर मिट जाते हैं। बैक स्पेस कुंजी आप सभी लोगों ने अपने फ़ोन के कीबोर्ड में कुछ इस प्रकार से देखी होगी, जहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ होता है और इसका जो मुंह होता है, जो इसका नुकीला भाग होता है वो लेफ्ट की साइड पॉइंट आउट कर रहा होता है। और लैपटॉप में या तो बैक स्पेस लिखा होता है या तो एक एरो बनी होती है जिसका मुंह जो है वो लेफ्ट की साइड होता है। और इस प्रकार से ये दर्शाता भी है एक तरीके से कि जो है इसका जो प्रयोग है वो अक्षर को लेफ्ट साइड से मिटाने के लिए होता है। तो जो हमारा ऑप्शन है सी वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्ट। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में जूम करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो हम सभी को मालूम है कि हम कंट्रोल दबाते हैं और साथ में प्लस दबाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, कंट्रोल और साथ में प्लस। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यूएसएसडी द्वारा कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यूएसएसडी जो होता है वो आपने कभी ना कभी डायल किया होगा, स्टार 121 हैच आदि। तो नॉर्मली तो ये मतलब स्टार से शुरू होते हैं और हैच पर ख़त्म होते हैं। कुछ और प्रकार के भी यूएसएसडी कोड होते हैं जो हो सकता है स्टार से शुरू और हैच पर ख़त्म ना होते हों। यूएसएसडी कोड जो होता है वो एक मोबाइल प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ जो है बिना इंटरनेट के कुछ सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया जाता है, जैसे कि बैलेंस चेक करना, रिचार्ज करना, बैंकिंग सेवा का लाभ उठाना या फिर उसकी अनुमति देना आदि। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सभी सुविधाओं में से कौन सी सुविधा यूएसएसडी के द्वारा नहीं दी जाती है। आधार संबद्ध ओवरड्राफ्ट स्थिति की जांच करना, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का अनुरोध करना, मोबाइल पिन प्रबंधन, अकाउंट बैलेंस चेक करना। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो बी है, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का अनुरोध जो है हम यूएसएसडी के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एंटीवायरस किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी है, एप्लीकेशन है, फर्मवेयर है। तो जो यूटिलिटी है, एंटीवायरस जो है एक तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर की देख रेख इससे करते हैं, इसकी साफ सफाई इससे करते हैं, वायरस को क्लीन इससे करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार से जो है यूटिलिटी जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यूआईडीएआई योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है। यूआईडीएआई जो है यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आप लोगों ने आधार कार्ड आपके पास में होगा, तो आपके पास में जो है 12 अंकों की जो है संख्या होती है, जो आपकी आधार संख्या होती है। तो यूआईडीएआई जो है 2006 में भारत सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था और इस प्राधिकरण में आप सभी लोगों को, भारत के हर नागरिक को जो है 12 अंकों की अनन्य संख्या जो है जारी की जाती है, जो कि पहचान और पते का प्रमाण होती है। तो वही पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय ने जो है इसकी शुरुआत की, इस योजना की शुरुआत की। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इस मंत्रालय ने जो है यूआईडीएआई की शुरुआत की थी। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है,
इनिशियल स्टेट और उत्तराधिकारी फंक्शन स्पष्ट रूप से समस्या के डैश को परिभाषित करते हैं। इनिशियल स्टेट जो होती है दोस्तों वो आरंभिक स्थिति होती है, किसी भी समस्या का प्रारंभिक बिंदु होती है। और एक जो उत्तराधिकारी फंक्शन यानी कि सक्सेसर फंक्शन जो होता है, उत्तराधिकारी फंक्शन जो होता है, वो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सभी पहुंचने योग्य स्थितियों को उत्पन्न करता है, यानी कि हर रीचेबल स्टेट तक वो जाता है। और ये सारा का सारा मिल करके जो है एक सभी स्थितियों का, सारे के सारे स्टेट का ग्राफ तैयार होता है, और जहाँ नोड जो है स्थितियों को बताता है और जो एजेस होती हैं वो क्रियाओं को दर्शाती हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एआई में जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खोज एल्गोरिदम यानी कि सर्च एल्गोरिदम के रूप में यूज़ होता है। और यही रीजनेबल होता है किसी भी समाधान को सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन के थ्रू ढूंढने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दरअसल स्टेट स्पेस है। तो इनिशियल स्टेट और उत्तराधिकारी जो फंक्शन होते हैं वो स्पष्ट रूप से समस्या के स्टेट स्पेस को जो है परिभाषित करते हैं। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? डॉट पर साइज, पेज पर टाइम, बोथ और नन। डॉट पर साइज क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे पास कोई साइज है, कोई भी पेपर की साइज है, तो प्रिंटर जो होता है वो डॉट्स पे काम करता है। तो हम कहते हैं कि डॉट्स पर साइज, यानी कि हर साइज पे प्रिंटर जो है कितना डॉट बना सकता है, हर साइज पे प्रिंटर कितना डॉट बना सकता है। मान लीजिए एक में हमने कुछ इस प्रकार से हमने बस एक हम बस एक चित्र खींच रहे हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर कम डॉट्स हैं और ये प्रिंटर की क्षमता है एक तरीके से, यहाँ पे ज़्यादा डॉट्स हैं और यहाँ पे कम डॉट्स हैं। तो हम जितने ज़्यादा डॉट्स को मिला करके कुछ प्रिंट करते हैं उतनी ही अच्छी क्वालिटी आती है, और जितने कम डॉट्स को, जितने कम पिक्सेल्स को मिला के हम प्रिंट करते हैं उतनी ही बुरी क्वालिटी आती है। तो जो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो डॉट पर साइज पे निर्धारित होती है, यानी कि कितनी साइज में कोई प्रिंटर कितने डॉट्स को समाहित कर सकता है, कितने डॉट्स को प्रिंट कर सकता है, वो जो है इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है। तो डॉट पर साइज जो कि ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है? तो आप लोग देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस खोल रखी है, यहाँ पे हमने एक इमेज जो है इसकी पेस्ट कर रखी है, और हम अगर व्यू वाले पे जाते हैं, व्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो नॉर्मल व्यू जो है ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्टेड रहता है। तो इसका जो आंसर है वो नॉर्मल व्यू होगा। ये जो आपका जो है ये डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो नॉर्मल व्यू जो कि ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक माउस में कितने बटन होते हैं? तो दोस्तों माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट का बटन और एक राइट का बटन। बीच में जो होता है वो स्क्रॉलिंग व्हील होता है, और स्क्रॉलिंग व्हील के नीचे एक बटन होती है जिसमें हम जिसे जिसे कि हम नॉर्मल बटन जब हमसे पूछी जाती है दरअसल उसमें हम काउंट नहीं करते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। दो बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक के लिए और राइट क्लिक के लिए। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि यूपीआई की स्थापना किसने की? यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई की स्थापना किसने की? तो जो यूपीआई की स्थापना है दोस्तों वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने की थी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी, एनपीसीआई ने की थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, एनपीसीआई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक वैध एक्स हैंडल कौन सा है? एक्स हैंडल दोस्तों ट्विटर के लिए यूज हो रहा है। एक्चुअली ट्विटर का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, जो कि एक्स हो चुका है। और यहाँ पे अगर ट्विटर लिख करके आता है तो आप समझ जाइएगा एक्स की बात हो रही है, अगर एक्स लिख करके आता है तो समझ जाइएगा कि ट्विटर की बात होती है। मैंने यहाँ पे इमेज भी पेस्ट की हुई है, आप देख सकते हैं कि twitter.com जो है यूआरएल तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो लिख करके आता है टाइटल वो एक्स ही होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक वैध एक्स हैंडल जो है कैसा दिखता है, यानी कि जो एक लेजिट जो वैध हैंडल है ट्विटर का वो कैसा दिखता है? प्रतिज्ञा कंप्यूटर @of सेंटर, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर @of, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर @of। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल इंडिया पोस्ट का लिया हुआ है, ये इंडिया पोस्ट का ट्विटर हैंडल है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से शुरू होता है, @of इंडिया पोस्ट ऑफिस। तो @of जो होता है वो दरअसल आगे होता है, उसके बाद हमारा जो है कुछ टेक्स्ट होता है।
तो इसमें से जो ऑप्शन सी है @ प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर, ये एक प्रकार का वैध ट्विटर हैंडल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नोट पाठ बॉक्स में टाइप करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए? हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इंसर्ट, स्लाइड शो, जूम, स्लाइड मास्टर। तो नोट पाठ में जो है हम इंसर्ट तो नहीं कर सकते, स्लाइड शो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पीपीटी नहीं है, और हम स्लाइड मास्टर का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पीपीटी नहीं है। तो नोट पाठ में जो होता है, नोट पाठ बॉक्स में जो है हम जूम का उपयोग जो है कर सकते हैं। सभी सारे दिए गए फंक्शंस में से जूम का उपयोग हो सकता है। तो आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए आगे के सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस उपलब्ध होते हैं? प्रतिक्रियाएं कितने प्रकार की उपलब्ध होती हैं फेसबुक में? तो फेसबुक में यहाँ पे मैंने जो है एक इमेज दे रखी है आपको। आप जब कमेंट करने जाते हैं, लाइक करने जाते हैं, तो आपको प्रतिक्रिया ऐड करने के लिए जो है ऑप्शन उपलब्ध होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 7 प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो हैं आपके पास में होती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 7, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो की संख्या क्या होती है? यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो 10, 48, 576 जो है करेक्ट ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा रखी है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 10, 48, 576 जो है डाला हुआ है, और ये जो आपकी रो है जो कि कैल्क में खुली हुई है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यहाँ पर जाकर के ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमें कोई रो जो है नहीं मिलती है। ये जो है मतलब इसकी लास्ट लिमिट है, हमें इतनी ही मिलती है। इसके आगे देखिए आपको जो है ब्लैंक स्पेस नज़र आ रहा होगा, यानी कि इसके आगे हम नहीं जोड़ सकते हैं, हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर ए 10, 48, 576 करेक्ट आंसर है। अब आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था? तो जो हमारा वैक्यूम ट्यूब होता है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था। यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखी है, हो सकता है आपको याद रहे इसके द्वारा। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एवरेज फंक्शन सही है? इक्वल्स टू एवरेज, और ब्रैकेट में ए कॉलन बी ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। तो जो हमारा एवरेज फंक्शन जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कह सकते हैं, या लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कह सकते हैं, ये जो होता है संख्याओं का जो होता है अंकगणितीय औसत, यानी कि संख्याओं के सेट का, 2-3 संख्याएं हो, 3-4 संख्याएं हो, संख्याओं का आपके पास सेट हो तो उसका अंकगणितीय औसत यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए यूज होता है। और इसका जो सही रूप होता है वो होता है इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, अगेन ट्विटर पर उपयोगकर्ता नाम जो है अधिकतम कितने वर्णों का हो सकता है? तो मैक्सिमम जो है आप उपयोगकर्ता नाम यानी कि यूजर नेम जो है आपका वो 10 नहीं 15 जो है 15 वर्णों का जो है 15 लेटर आप उसमें लिख सकते हैं, आपका जो यूजर नेम होता है ट्विटर पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, IRCTC का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज्म कैटरिंग, नन ऑफ दीज, इंटरनेशनल रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज्म कैटरिंग, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में वैध लॉगिन शेल नहीं है? नेट शेल, बाश शेल, सी शेल, जेड शेल। तो दोस्तों जो शेल होती है वो दरअसल एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। आप जो कमांड लिखने के लिए जिस इंटरफेस का आपको जैसी विंडो प्राप्त होती है, जब आप कमांड मोड में जाते हैं,
दरअसल किसी प्रकार का टर्मिनल हो गया या कोई कमांड मोड आप बात कर लीजिए, पावर शेल अगर विंडोज़ की हम बात करें तो ये जो शेल होती है वो कमांड लाइन इंटरफ़ेस एक्चुअली जो है एक प्रकार का होता है। तो जो शेल का काम है बस एक मध्यस्थता का काम है यूज़र और कर्नेल के बीच में, और जो कर्नेल है वो रीज़नेबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने के लिए, क्योंकि वो एक प्रिमिटिव फ़ंक्शन का जो सेट होता है एक प्रकार से, जो कि आपके फ़ाइल मैनेजमेंट से लेकर के अगर आप कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रन करने तक जो है वो रीज़नेबल होता है। तो ये होता है आपका जो है शेल, इसका प्रयोग होता है इसलिए। और जो शेल होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से जेड शेल और सी शेल जो है ये यूनिक्स में पाई जाती हैं, ये लिनक्स में नहीं होती हैं। और बाश शेल जो है वो लिनक्स में पाई जाती है, और ये वैध लॉगिन शेल होती है दरअसल। तो ये आपको सभी प्रकार के जो है एक्सेस देती है ताकि आप कर्नेल से जो है आप कोई कार्य करा पाएँ दरअसल। अब जो है नेट शेल बचती है, जो कि हमारा आंसर भी है। नेट शेल के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। नेट शेल जो है केवल नेटवर्किंग के पर्पज़ से यूज़ होती है। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको देगी, लेकिन केवल नेटवर्किंग के क्षेत्र में। नेटवर्क को मैनेज करना, नेटवर्क के फंक्शंस को डिसेबल इनेबल करना आदि-आदि। जो नेट शेल है, वो किसी भी प्रकार से वैध लॉगिन शेल नहीं होती है, ये केवल नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेट शेल। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम 20 से 30 और प्रश्नों को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए, ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।